हेलो गाइस। तो गाइस आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे जो है आपका कोलरॉस लॉ। और इसको स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ा थ्योरी जानना पड़ेगा, है ना। और इससे पहले हम जो मोलार कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़े हैं उसका थोड़ा फैक्टर अफेक्टिंग हम देखेंगे कि मोलार कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कौन कौन सा फैक्टर को डिपेंड करता है ना, वो हम थोड़ा देखते हैं। फिर हम जाएंगे आपका कोलरॉस लॉ। तो ध्यान देना, अब जो हम थ्योरी थोड़ा स्टार्ट करेंगे, थोड़ा कहानी वगैरह आएगा भाई, इक्वेशन वगैरह आएगा, ग्राफ थोड़ा आएगा। तो ये भी आपका बोर्ड में या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। हम बहुत सारा इसके थ्रू न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, तो इसको मिस मत करना। अगर आपको ये आता है तो डायरेक्ट आप कोलरॉस लॉ देख सकते हैं, ठीक है, स्किप करके। तो स्टार्टिंग से वीडियो बड़ा होगा, लेक्चर बड़ा होगा, तो पेन कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट करें। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो अभी मेन टॉपिक है कोलरॉस लॉ है, तो कोलरॉस लॉ कहाँ से आया है थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, ठीक है, कहानी को थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। तो हम देखेंगे जो हम मोलार कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़े, और ये जो मोलार कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, कॉन्सेंट्रेशन और या तो फिर डाइल्यूशन के साथ क्या रिलेशन है वो हम थोड़ा देखेंगे। कि डाइल्यूशन, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डाइल्यूशन कर देते हैं यानी डाइल्यूट करते हैं यानी पानी मिलाते हैं, है ना, तो क्या कंडक्टेंस के ऊपर इफेक्ट डालता है, कैसे वेरी करता है, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा बड़ा हेडिंग डालो कि वेरिएशन ऑफ, ठीक है, लिखिए वेरिएशन ऑफ, ठीक है, जो आप किताब सब में लिखा होता है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, है ना, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कह सकते हो, जिसको हम बोलते हैं काप्पा। ये सब का देखेंगे भाई कि कॉन्सेंट्रेशन या तो फिर डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरी करता है ना, उसका वैल्यू मिलता है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और हम देखेंगे क्या, मोलार कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, है ना, मोलार कंडक्टिविटी सिंबल यूज करते हैं, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलार और इक्विवेलेंट कहानी दोनों सेम होगा, है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी विथ, ध्यान सुनना, विथ कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और डाइल्यूशन, ज्यादातर हम कॉन्सेंट्रेशन का बात करेंगे, डाइल्यूशन, ठीक है। अब बड़ा हेडिंग भाई डालो इसको पहले, ठीक है। पहले समझो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस या तो फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। यानी यहाँ पर हेडिंग से आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या तो फिर डाइल्यूशन के साथ साथ ये जितना प्रकार भी हम लिखे हैं, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये सब कैसे वेरी करता है ना, कि कंडक्टेंस बढ़ता है कि कमता है, कि इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, वो सब हम कहानी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उठाएंगे कंडक्टेंस, है ना, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का कहानी क्या है, ठीक है, कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिंग पावर, ठीक है। विथ देखेंगे हम क्या, विथ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। जब हम पानी डालेंगे तो कंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, क्या हमको मिलेगा जानने को हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंडक्टेंस देखेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पर एक कंटेनर लिया, इसमें मैं इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है भाई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो भी है, ठीक है। दोनों ही केस में आपका कंडक्टेंस वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है या तो फिर वीक भी हो सकता है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो भी हो सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब मुझे बताओ ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अगर मैं यहां पर डाइल्यूशन कर दूंगा यानी पानी डाल दूंगा, है ना,
डाइल्यूशन अगर मैं कर दिया तो क्या होगा, ये तो वॉल्यूम इतना था, मान लो वॉल्यूम इतना था, अब पानी और डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, मान लो V प्लस डी वी, है ना, वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग या तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर डाइल्यूशन कर देता हूँ तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा स्ट्रॉन्ग या तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, यानी आयन में टूट जाएगा। अगर आयन में टूट जाता है तो क्या होगा, आयोनिक मूवमेंट होगा, और आयोनिक मूवमेंट हुआ यानी आयन सब का मूवमेंट हुआ, यानी आपका क्या होगा, कंडक्टेंस उतना बढ़ेगा, कंडक्टिंग पावर उतना बढ़ेगा। यानी आपको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है भाई, यहाँ पर ध्यान से रखना, आप चाहो तो स्ट्रॉन्ग ले लो, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो, या तो फिर चाहो वीक इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहानी में बता चुका हूं कि जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, यानी 100% पूरा आयोनाइज हो जाता है, यानी टूट जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि धीरे धीरे टूटता है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका कि आप जानते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है 1 से बड़ा, ये पता होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होगा। अब भाई ये सब थ्योरी वगैरह है और यहाँ से भी सवाल बनता है, तो इसको थोड़ा ना नोट करते जाना, ठीक है, बस समझ जाओ, इसको फील ले लो, फिर हम न्यूमेरिकल्स भी आएगा इसमें, ठीक है। ये होता है कहानी। ये दोनों ही केस में हम कंडक्टेंस देखेंगे भाई। अब कंडक्टेंस क्या होगा समझ में आया कि जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और इसमें और पानी डाल देते हो तो आयन सब टूट जाएगा, प्लस माइनस टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा ना एक्वस सॉल्यूशन में। तो क्या होगा, आयन ज्यादा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो बड़ा होगा, आयन भी बड़ा होगा, तो आयन सब का मूवमेंट भी उतना ईजी हो जाएगा, तो आपका कंडक्टेंस भी उतना इंक्रीज करेगा। यानी आपको कंडक्टेंस केस में समझ में ये आ रहा है कि आप अगर डाइल्यूशन को बढ़ाते हो, है ना, ध्यान सुनना, अगर आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हो तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है ना, वॉल्यूम जो है आपका इंक्रीज कर रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई, याद करो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। अब भाई कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना, डाइल्यूशन करोगे तो जो आयन सब का एक जगह पर नहीं रहेंगे, इधर उधर इधर उधर भागेंगे ना, दौड़ेंगे, यानी आपका कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक स्पेसिफिक रीजन में कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा ना भाई। पानी डाल दोगे तो आयन सब का डिस्टेंस बहुत दूर दूर हो जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट लीटर में कह सकते हो कम होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। पानी डालोगे तो पानी के साथ आधा चिपक जाएंगे आयन सब, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएंगे, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होता है ना भाई। डाइल्यूशन करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम यानी आपका जो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा भाई, इंक्रीज करेगा। समझ में आया कि नहीं, फील करो क्या बोला। अगर आप डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूशन करते हो तो क्या होगा, आयन सब टूटेगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अरे भाई देखो, मान लो यहाँ पर ये वॉल्यूम में कुछ आयन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कुछ है, अब पानी डाल देते हो तो ये इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएंगे ना, बाहर हो जाएंगे, फिर तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो जाएगा ना, डेंसिटी कम हो जाएगा आयन सब का, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम यानी कंडक्टेंस ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, कहानी समझ में आया। ये दोनों ही केस में भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग तो आपका पूरा कंप्लीटली आयोनाइज होता है भाई, ठीक है, उसको डाइल्यूट करो या ज़्यादा डाइल्यूट करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट को हमको डाइल्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है ना, समझ में आया। तो कंडक्टेंस का कहानी समझ में आया कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है। कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा या तो फिर कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, ये याद करना, या तो फिर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली ये जो आपका डाइल्यूशन होता है, ध्यान सुनना, ये जो आपका डाइल्यूशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, नोट करो। डाइल्यूशन जो बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, डाइल्यूशन जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होगा। समझ में आ गया। अब भाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका कुछ भी हो सकता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, मान लो KCl है, KCl और क्या क्या हो सकता है भाई, KCl हुआ, NaOH हो गया, ठीक है, HCl हो गया, ये सब, ठीक है, बहुत सारा। और आपका ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड ज़्यादातर हम लेते हैं, HCN हो गया, ये सब, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। यानी ये सब में अगर पानी आप डालते हो, डाइल्यूशन करते हो तो कंडक्टेंस, जितना डाइल्यूशन होगा उतना कंडक्टेंस बढ़ेगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है। अब भाई कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो कंडक्टेंस ऑब्वियसली बढ़ेगा ना।
अरे भाई कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्या होता है कि आयन सब पास पास में होंगे, यानी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। डेंसिटी ज़्यादा पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो कैसे मूवमेंट होगा, और आयन सब का मूवमेंट नहीं होगा तो कंडक्टेंस कहाँ बनेगा। इतना दूर तक समझ में आ गया कि आपको कंडक्टेंस का समझ में आ गया कि क्या समझ में आया कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा या तो फिर डाइल्यूशन, आपका डाइल्यूशन जो है इंक्रीज करेगा, तो आपका जो कंडक्टेंस है, इसको नोट करो भाई, शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है। आपका जो कंडक्टेंस है ये आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आया कंडक्टेंस का कहानी। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो कंडक्टेंस बढ़ता है, इतना याद करो। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा कहानी समझ में आ गया। चलिए अब हम थोड़ा जाएंगे आगे, कंडक्टेंस हो गया। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है डाइल्यूशन के साथ, बढ़ता है कि कमता है, क्या हम देखेंगे। चलिए अब देखेंगे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, दूसरा टर्म स्पेसिफिक, और कंडक्टिविटी लिख दे रहा हूं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं कप्पा। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसका क्या रोल है भाई, अगर आप सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करते हो, फर्दर डाइल्यूशन करते हो, पानी डालते जाते हो, तो क्या कप्पा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कंडक्टेंस मतलब कप्पा बढ़ता है ना घटता है। सबसे पहले कप्पा का जो डेफिनेशन में बताया था क्या होता है भाई, कि एक ml वॉल्यूम में जितना भी इलेक्ट्रोलाइट यानी आयन है, वो सबका कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। ये मैं बताया था कि कंडक्टेंस ऑफ, ये मैं बताया था ना, कंडक्टेंस ऑफ all the ions present in 1 सेंटीमीटर क्यूब या तो फिर 1 ml वॉल्यूम में बोला था ना, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में बोला था। ये सब मतलब आपका 1 ml वॉल्यूम में जितना आपका आयंस है, वो सबका कंडक्टिंग पावर यानी वो सबका कंडक्टेंस को हम कप्पा बोलते हैं। अब फील करके देखो कि अगर हम डाइल्यूशन यहाँ पर बढ़ा देंगे, मान लो ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन में मैं 1 ml के यहाँ पर सब, भाई ध्यान सुनना, यहाँ पर सब क्या भर दिया, मैं इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है ना, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ का मैं एक ml वॉल्यूम उठा के लाया। अब 1 ml वॉल्यूम में भी तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब मैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ का मैं एक वॉल्यूम बस 1 ml उठा के लाया, और 1 ml में आपका अंदर जितना भी आपका इलेक्ट्रोलाइट मतलब जितना भी आपका आयंस है। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर डाइल्यूशन नहीं किए। अब मान लो यहाँ पर 6 आयन था, कितना तो 6 आयन था ये वॉल्यूम में, 1 ml वॉल्यूम यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 6 वॉल्यूम मतलब 6 आपका आयंस प्रेजेंट था। अब अगर मैं यहाँ पर पानी डाल दिया यानी डाइल्यूट कर दिया इसको, अगर मैं डाइल्यूशन कर दिया तो क्या होगा भाई, अगर मैं पानी मिला दिया तो क्या होगा, आयन सब फिर भागने लगेंगे सब इधर उधर, है ना, कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम होगा। मान लो यहाँ पर कम हो गया, मतलब 2 या 4 बच गया, यानी आपका क्या हुआ भाई, डिक्रीज हुआ। और आयन सबका डिक्रीज हुआ, मतलब यहाँ पर कितना, यहाँ 6 था, फिर पानी डाल दिए तो आयन सब भागने लगेंगे इधर उधर। तो यहाँ पर एक मतलब वही 1 ml, ध्यान देना, ये तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, ये बाकी सब में प्लस माइनस आयन है भाई, प्लस माइनस आयन है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 1 ml का कप्पा का डेफिनेशन क्या है, 1 ml वॉल्यूम में जितना भी आयंस है उस सबका कंडक्टेंस को कप्पा बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 ml में अगर हम डाइल्यूशन नहीं करेंगे तो ठीक ठाक है, अगर डाइल्यूशन कर देंगे तो आयन सब इधर उधर भागने लगेंगे, तो इसका जो डेंसिटी होगा भाई, इसका डेंसिटी होगा क्या होगा, इसका जो आयंस का डेंसिटी होगा वो क्या होगा, कम होगा भाई, डिक्रीज कर जाएगा ना। अगर आयन सब का डेंसिटी कम होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो आपका कप्पा होगा वो डिक्रीज करेगा ना भाई, कंडक्टेंस कम होगा, क्योंकि आयन सब कम हो जाएगा तो कम आपका आयोनिक मूवमेंट होगा, आयन सब का कम मतलब कम मूवमेंट हो पाएंगे, कम आयन सब का मूवमेंट होगा, यानी कम कंडक्टेंस जनरेट होगा। बात समझ में आया, यानी आपको यह समझ में आया कि डाइल्यूशन को अगर आप बढ़ाते हो यानी पानी जितना डालते हो आपका कप्पा उतना डिक्रीज करता है।
फील आ गया ना, बस ये फील करवाने के लिए मैं ये सब बताया, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन अगर देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या करे, डिक्रीज करा, यानी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी डायल्यूशन बढ़ रहा है तो कप्पा घट रहा है, कप्पा घट रहा है। डायल्यूशन में कप्पा घटता है लेकिन कंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि कप्पा बोल देता है ना, पूरा वॉल्यूम बोल देता है, 1 ml वॉल्यूम में जितना आयंस है वो सबका कंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, कप्पा बोलेंगे, ठीक है। तो अगर 1 ml सॉल्यूशन में अगर पानी डाल देता हूं तो आयन सब भागेंगे ना इधर उधर, पूरा हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा, ये जो 1 ml में जितना भी आपका आयंस है वो सब फैल जाएंगे ना पूरा, तो वो 1 ml में कम हो जाएगा आपका आयंस। अगर आयंस कम हो गया तो कम मूवमेंट होगा आयन का, अगर कम मूवमेंट हुआ तो कम कंडक्टिविटी होगा। समझ में आना कहानी, समझ में आपको आ गया, ये नोट करो भाई, ठीक है। ये दोनों ही केस में भाई, स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, दोनों ही केस में स्ट्रांग के साथ साथ वीक जो भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखना, अब नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे जो है मोलार कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टिविटी। अब इसका ना हम 2 पार्ट करते हैं, एक स्ट्रांग एक वीक, ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा टर्म क्या, अब देखो मोलार कंडक्टिविटी या तो फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वैसे दोनों का काम सेम है, दोनों सेम ही होता है, तो मैं एक को बस यहां पर बताऊंगा मोलार कंडक्टिविटी, और ये जो बताऊंगा उसमें भी पूरा सेम होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ मोलार कंडक्टिविटी या तो फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इसको मिटाया, अब समझना भाई, यहां से कहानी आपका कोलरॉस लॉ आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार ऐसे लिखो ना, वेरिएशन ऐसे लिखो, वेरिएशन देखेंगे, वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी होता है, और आप कह सकते हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन विथ कॉन्सेंट्रेशन। देखो है, डाइल्यूशन का बात नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ मोलार कंडक्टिविटी या तो फिर आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वैसे तो मैं मोलार कंडक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, तो जो बताऊंगा वही आपका इक्विवेलेंट भी सेम होगा, ठीक है। अब मुझे बता, मोलार जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, कप्पा इंटू 1000 बाई क्या था, m था, और इक्विवेलेंट का भी वही कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मालिटी था। अब आपको तो यहाँ पर समझ में ये आ गया। अभी मैं बताया कप्पा क्या होते हैं भाई, डाइल्यूशन के साथ कप्पा क्या होता है, डाइल्यूशन के साथ कप्पा क्या होता है, कम होता है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, कम होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंट के अनुसार देखा गया। अब ये मोलारिटी मतलब जानते हो ना, मतलब ये आपका जो लामड़ा है, मोलार कंडक्टिविटी का डेफिनेशन जानते हो ना, क्या होता है कि कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ all the ions, all the conduction of all the ions present in 1 mole of, ये सब नहीं लिखना चाहिए, बस समझाने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मैं ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। मतलब 1 मोल में जितना भी आयंस है, 1 मोल में जितना भी आयंस होता है, मतलब 1 मोल का कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मोलार कंडक्टेंस बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ। चलिए एक्चुअली इसको ना, ये जो भी हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे सब एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला है, ध्यान सुनना, ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया या तो फिर किताब बोल दिया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सब पता चलेगा, ठीक है। अब देखा गया कि लामड़ा एम विथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकली देखा गया। देखो कैसे, देखो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला कि अब इसके लिए, इसको समझने से, इसको समझ, देखो ध्यान सुनना, इसको हम समझेंगे ग्राफ के थ्रू। अब ग्राफ बनाया गया, ठीक है, किताब सब में उसी में ही समझाया है आपको, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान से सुनना भाई, यहाँ से सवाल बनेगा, ठीक है। ये आपका O है। अब मैं इधर कॉन्सेंट्रेशन लिया √C, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर ऐसे बनाया है √C, ठीक है,
आप चाहो तो मोल पर लीटर कह सकते हो, का पावर हाफ कह सकते हो। ये कॉन्सेंट्रेशन इधर है, और इधर आप लामड़ा एम या तो फिर लामड़ा ई ले सकते हो। ठीक है, हम क्या देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ लामड़ा एम का क्या वेरिएशन है वो देखेंगे, बढ़ता है कि कमता है। ठीक है, रूट सी, आप चाहो तो कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो, लेकिन साइंटिस्ट थे एक डी बाई हुकेल, उसने रूट सी लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखा गया कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि यहाँ पर एक स्लाइड स्लोप टाइप का बन रहा है। ठीक है, ऐसे ज़्यादा स्लोप नहीं, ऐसे स्ट्रेट लाइन टाइप का। ठीक है, ठीक है, ऐसे स्लोप बन रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू भाई, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो, आप चाहो तो कॉन्सेंट्रेशन इतना रखो, इतना रखो, इतना रखो। देखो कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, इधर, अरे भाई कॉन्सेंट्रेशन इधर डिक्रीज करेगा, इधर इंक्रीज कर रहा है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर ज़्यादा स्लोप नहीं है भाई, ऐसा टाइप का है। ठीक है, ज़्यादा स्लोप नहीं, ये स्लोप टाइप का है। ठीक है, देखा गया कि इस प्रकार वेरिएशन कर रहा है। यानी अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे, अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड से देखोगे तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन, देखो कॉन्सेंट्रेशन इधर डिक्रीज करेगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, यानी डाइल्यूशन क्या होगा भाई, डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है। और देखो यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़ रहा है। देखो अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन इतना रखे तो इतना था, इतना कॉन्सेंट्रेशन इतना कम किए तो थोड़ा बढ़ गया, है ना। देखो थोड़ा बढ़ गया, ये थोड़ा बढ़ गया, पहले इतना था, पहले इतना था, फिर बढ़ गया, फिर यहाँ इतना आया तो कंडक्टेंस इतना बढ़ गया, फिर पूरा ये तक आए हुए तो यहाँ पर इतना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, इसका मतलब डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, लैम्बडा एम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, स्मॉल बढ़ रहा है, स्मॉल एक्सटेंट में बढ़ रहा है। क्योंकि भाई देखो ये पूरा स्लोप नहीं है, थोड़ा हल्का स्लाइड है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है। यानी आपको क्या समझ में आ रहा है कि मोलार कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पे बढ़ता है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ता है, या तो फिर डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़ता है, बट स्मॉल एक्सटेंट में। अब ध्यान सुनना, तो आपको क्या समझ में आया कि ये ग्राफ से कि कॉन्सेंट्रेशन अगर कमता है, डिक्रीज करता है, तो आपका मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है भाई, बढ़ता है, वो भी स्मॉल एक्सटेंट पे, ज्यादा नहीं, स्मॉल एक्सटेंट में बढ़ता है, यानी डाइल्यूशन बढ़ता है, आप कह सकते हो डाइल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, इतना नोट करना भाई, समझ में आएगा, सवाल बनेगा भाई। अब नोट करो इसको, पहले हो गया। अब मुझे बताओ, मैं ये जो लाइन जो बनाया, स्ट्रेट लाइन बनाया, यहां क्यों नहीं जोड़ा हूं, क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर आप सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को कम करते जाते हो तो मुझे बताओ कि कंसंट्रेशन क्या हम जीरो पे ला सकते हैं, जीरो पे ला सकते हैं क्या, कंसंट्रेशन पूरा जीरो कर सकते हैं क्या। अगर कंसंट्रेशन मान लो एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन जीरो मतलब क्या होता है कि वहां पर आयंस है ही नहीं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि कंसंट्रेशन पूरा जीरो रख दो, पूरा जीरो रख दोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये इतना दूर तक छोड़ा हूँ। अगर पूरा जीरो कर देते हो तो जो मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकली यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, है ना, ये पॉइंट का कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, मतलब कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो ये क्या है, आपका ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट। अब मुझे बताओ यहाँ पर कहाँ पर मोलार कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा, यहाँ पर तो सबसे कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़े, डाइल्यूशन के साथ साथ कंसंट्रेशन घटाओगे तो ज्यादा कहाँ, कंसंट्रेशन अगर पूरा जीरो कर दोगे, है ना, कंसंट्रेशन पूरा जीरो कर दोगे तो आपका जो मैक्सिमम मोलार कंडक्टेंस मिलेगा कहाँ पर, ओ पॉइंट पे मिलेगा। यहाँ पर ये इसका नाम दिया जाता है, ध्यान सुनना, और इसको हम सिंबल यूज करते हैं लैम्बडा एम इन्फानाइट या तो फिर लैम्बडा एम नॉट। इसका मतलब होता है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग क्यों यूज किया गया भाई, क्योंकि यहाँ तक तो आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज उतना पर जीरो तक नहीं ला सकते,
लेकिन हम थ्योरेटिकली हम ऐसे कर देते हैं, बट यहाँ पर हम यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, बट पूरा यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम अप्रोक्स मान के चलते हैं यहाँ तक आ गए, तो इसको हम क्या देते हैं, लैम्बडा एम इन्फानाइट या फिर लैम्बडा एम नॉट, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और भी एक तो इसका नाम होता है कि मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये ज़्यादा यूज होता है भाई न्यूमेरिकल सब में और कोलोरस लॉ में भी इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इतना होगा, इसको मिटा देंगे। तो आपको ये समझ में आया कि मोलर कंडक्टेंस कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे क्या होता है, बढ़ता है, वो भी स्मॉल एक्सटेंट पे। ठीक है, अब आपको ये समझ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि जब आप मतलब कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाते हो, जब पूरा जीरो लाते हो, तब जो आपको मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर मिलेगा, जो आपको मोलर कंडक्टिविटी या तो फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिलेगा, वो होगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या तो फिर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोल सकते हो। ठीक है, कहानी ये सब वर्ड सब याद रखना। समझ में आ गया पूरा कहानी, पूरा समझ में आया? तो पहला तो ये नोट करो कि कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान सुना, कॉन्सेंट्रेशन घटाने पे लैम्बडा एम बढ़ रहा है या तो फिर डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज पहले नोट करो भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ। ठीक है, अब देखो, अब ये एक आपका एक क्या स्लोप टाइप का दिख रहा है ना, तो इसका हम इक्वेशन निकाल, स्ट्रेट लाइन टाइप का है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन लाया गया, निकाला गया, हमारे प्यारे साइंटिस्ट ने बनाया इक्वेशन, मैं बताऊंगा इक्वेशन। ये देखो स्ट्रेट लाइन है, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अनुसार होगा, है ना। तो यहाँ पर बनाया गया स्लोप, जो बनाया गया है लैम्बडा एम या तो फिर ई लिख सकते हो, मैं एम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लैम्बडा एम सी, मतलब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, मान लो कॉन्सेंट्रेशन इतना रखो, इतना रखो, इतना रखो, मतलब ये एक इक्वेशन बनाया गया है ये स्ट्रेट लाइन का, कि कैसे आप कोई भी पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन का उसका क्या लैम्बडा एम निकाल सकते हो, उसके लिए एक इक्वेशन निकाला गया। ठीक है, और वो लैम्बडा एम सी इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस ए इंटू रूट ओवर ऑफ सी, ये एक इक्वेशन दिया गया। और ये इक्वेशन निकाला कौन, ये इक्वेशन डिराइव किया है हमारे प्यारे साइंटिस्ट डी बाय हुकेल ओन्सगर, ओन्सेगर होते हैं ना, ओन्सेगर, और डी बाय हुकेल ओन्सेगर इक्वेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, लिख लें, इतना पहले लिख लें और समझेंगे भाई डिटेल। पूरा कहानी समझ में आ गया, पूरा क्लियर। तो ये इक्वेशन कौन दिया भाई, डी बाय हुकेल ने दिया, ओन्सेगर ने दिया। ठीक है, पूरा क्लियर हो रहा है, लिख लें इतना पहले। अब ये सब थ्योरी है भाई, जो जो पॉइंट नोट करने को बोल रहा हूं सब नोट करो। अब कोलोरस लॉ आएगा, दिख रहा है, चेक कर लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, पूरा फील करो भाई कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते जाते हो तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, इंक्रीज करता है, वो स्मॉल एक्सटेंट में, क्योंकि भाई स्लोप पूरा ऐसा नहीं है, ऐसा है, हल्का है, तो धीरे धीरे जब आप कॉन्सेंट्रेशन इतना रखते हो तो इतना बढ़ता है, फिर इतना रखते हो तो इतना, मतलब गैपिंग थोड़ा थोड़ा है भाई, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा अगर पूरा ऐसे होता तो हाँ यहाँ पर लाए तो इतना बढ़ा, यहाँ पर लाए तो पूरा बढ़ गया, है ना, ऐसा नहीं, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा नहीं है, कम है। ठीक है, अब देखना वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा होगा। अब क्यों ऐसा स्लोप है, अब सोच के देखो, क्योंकि भाई सॉल्यूशन में तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो ही जाता है, मतलब सॉल्यूशन में आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो चुका है, पूरा 100% हो गया, वो आयोनाइज हो गया है, अब उसमें और पानी डालो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये कहानी होता है। चलिए, आपको समझ में आ गया कि ये चीज नोट करो भाई, कॉन्सेंट्रेशन घटाने पे लैम्बडा एम बढ़ रहा है, स्मॉल एक्सटेंट में डाइल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब ऐसे सवाल बन सकते हैं कि अगर डाइल्यूशन को बढ़ाते हो तो मोलर कंडक्टेंस का क्या प्रभाव होगा, मतलब क्या इफेक्ट होगा।
इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम होगा, क्या क्या ऑप्शन दे देगा, तो लिखना है। ये समझ में आ गया ना इक्वेशन। अब ध्यान सुनना, ये इक्वेशन दिया dy क्या होता है भाई, हुकेल-उनसगर ने। अब यहाँ पर जो -a है ये आपका स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है ये सब। जैसे यहाँ पर m स्लोप होता है, यहाँ पर mx ऐसा c आगे दिया है, ठीक है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, -a। और ये जो -a है ना भाई, ये डिपेंड करता है कि जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो वो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है ना। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट या तो फिर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, कितना टेम्परेचर है, या तो फिर सॉल्वेंट भी कौन सा आप डाइल्यूशन कर रहे हो, कौन सा सॉल्वेंट दे रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सी आपका कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपका पता है, ये आपका क्या होता है मैं लिख देता हूँ, ये हो गया बेटा देंगे इसको। चलिए यहाँ पर जो लामड़ा m0 है इसको हम बोलते हैं क्या, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब आप पूरा इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो, पूरा जीरो कर देते हो, ठीक है। लामड़ा ई भी आप यहाँ पर हटा सकते हो, ये ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये मोलार कंडक्टिविटी एट एनी पॉइंट है, ये तो ये एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में पूरा जीरो कॉन्सेंट्रेशन करोगे। लेकिन ये क्या है, सी मतलब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये कोई भी पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन ये आपका पूरा ये इनफाइनाइट का है, ठीक है। और ज़्यादातर ना ये इनफाइनाइट वाला कहानी ना ये गिवन दे देता है, ये ठीक है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है भाई। अब लैब में जाओगे पूरा कॉन्सेंट्रेशन जीरो करोगे, ठीक है, कहानी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में गिवन दे देता है। तो आपको समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या कहानी होता है कि ऑन डाइल्यूशन पे आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है स्मॉल एक्सटेंट पे। इतना दूर तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन। वैसे ये इक्वेशन पे आप ये निकाल सकते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस मतलब मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो, ये सब गिवन होगा तो, ठीक है। चलिए, वैसे ये जो आपका डी बाय हुकेल इक्वेशन है ना, ये एक्चुअली जो यूजफुल होता है ना, ये यूजफुल होता है फॉर लो कॉन्सेंट्रेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं भाई। जितना कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन करोगे उसी के अनुसार हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। कहानी पूरा समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इतना दूर तक हो गया, आपका समझ में आ गया, फील हो गया कि डाइल्यूशन पे आपका क्या होता है, स्मॉल एक्सटेंट पे आपका मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। तो ये हो गया फर्स्ट केस गया भाई, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन का फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपका देखिए भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला कहानी, हेडिंग दिया था कि नहीं दिया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गया भाई, जो कि अल्फा जो होता है आपका ग्रेटर देन 1 होता है। अगर आपका सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तब उसका कहानी ये है, ठीक है। ये पहला केस गया भाई, पहला केस 1 कह सकते हो, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, केस 1, ठीक है। अब केस 2 हम देखिए, केस 1 का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। अब हम केस 2 का देख लेते हैं। अब इसका 2 ठो हमको केस बनाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि अलग कहानी थोड़ा अलग अलग होता है, देखना। अब केस 2 में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है लेस देन 1 होता है, ठीक है, पता है आपको। चलिए अब इसका देखा गया, जो एक्सपेरिमेंट के अनुसार देखा गया, जो इसका जो ग्राफ बन रहा है ना, इसका जो ग्राफ बन रहा है, ये हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम ले सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। मान लो यहाँ पर मैं इसका जो ग्राफ बना देखा गया कि इस प्रकार बन रहा है, ऐसा नहीं,
इस प्रकार बन रहा है ना, ये वीक एसिड का है, ठीक है। अब मान लो एसिटिक एसिड का है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो आएगा ये इधर आएगा, मान लो ये KCl है, ठीक है, कुछ भी है इसके ऊपर आएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पर गौर से अगर आप देखते हो, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन को रख दो टडिंग टडिंग ये, और ये लैम्बडा m को रख दो ये, ठीक है। अब देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करती हो, मान लो इतना कॉन्सेंट्रेशन की, तो आपका मोलर कंडक्टिविटी इतना आया, यहाँ तक रख दिए तो मोलर कंडक्टिविटी इतना आया, यहाँ तक रख दिए, मतलब अभी देखो यहाँ से पर बेंड हो गया, मतलब तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि भाई आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए हो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी डाल देते तो तुरंत क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तुरंत उसका मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा ही मिलेगा ऑब्वियसली। यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन आप घटा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन घटाओगे तो उतना तेजी से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। यानी आपका ध्यान सुनना, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जितना घटा रहे हो उसी के अनुसार आपका क्या हो रहा है, लैम्बडा m तेजी से बढ़ रहा है लार्ज एक्सटेंट पे, लार्ज एक्सटेंट पे। और आप ये भी कह सकते हो कि डायलूशन यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डायलूशन बढ़ा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है मतलब आपका लैम्बडा m क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पर क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा, कहाँ मिलेगा भाई, यहाँ पर तो यहाँ पर इंटरसेप्ट ही नहीं कर रहे, यहाँ पर कहाँ, ये तो पूरा सीधा ऊपर जा रहे हैं, तो ये लाइन पैरेलल टाइप का आ गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम यहाँ पर उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो हम निकालते हैं ना लैम्बडा m एट इनफाइनाइट डायलूशन, ये पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली तो नहीं है, बट हम थ्योरेटिकली कर देते हैं। वैसे ये लेटर हम अभी पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर मतलब इसका इनफाइनाइट डायलूशन में मोलर कंडक्टिविटी डिराइव हम कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन करते हैं बाई कोलरास लॉ। अभी हम डिस्कस करेंगे कोलरास लॉ, कोलरास लॉ में डिस्कस करेंगे कि वीक, ये तो खास बात है ना दोनों में डिफरेंस, कि आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम मतलब डिराइव कर सकते हैं क्या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलूशन। बट वीक में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट पॉइंट ही नहीं मिलता है, यहाँ पर तो इंटरसेक्ट ही नहीं करता है ये लाइन को, अगर कर लेते तो हम यूज कर लेते, बट नहीं करता है। तो ये बताएगा अभी कोलरास लॉ कि आप इनफाइनाइट डायलूशन में भी ये निकाल सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी कोलरास लॉ अप्लाई कर सकते हो, वीक में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो वाला कहानी आप स्ट्रॉन्ग में ही लगा सकते हो जो इक्वेशन मिला, ठीक है। इतना दूर तक पूरा समझ में आ गया। ये कॉन्सेंट्रेशन घटाने पे आपका क्या हो रहा है, लैम्बडा m बढ़ रहा है, ठीक है। ये नोट करो, डायलूशन बढ़ रहा है। चलिए इतना दूर तक समझ में आ गया। तो अब जो एक्सप्लेन करेगा कोलरास लॉ, क्या बताएगा कोलरास लॉ, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप कैसे मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो इनफाइनाइट डायलूशन में। समझ में आ गया बना। चलिए अब कोलरास लॉ आएगा, लेकिन कोलरास लॉ पढ़ने से पहले जितना भी हम यहाँ पर पढ़े थियोरिटिकली, जितना भी हम थ्योरी डिस्कस किए, यहाँ से ना आपका बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सवाल आ गया है। तो वो सब सवाल का हम अब थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे। कुछ सवाल मैं लेके आया हूँ, अब तो अभी पूरा थ्योरी समझ के अब मैं सवाल आपको दूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर में नीट में, IIT में सब में आया है। चलिए फर्स्ट सवाल भाई जबरदस्त सवाल, बहुत ही इजी सवाल पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ अब थोड़ा समराइज कर देते हैं क्या क्या आपको समझ में आया। क्या समझ में आया फिर हम करेंगे भाई। फर्स्ट तो आपको ये समझ में आया कि कंडक्टेंस, पहले हम कंडक्टेंस देखें, कंडक्टेंस सॉल्यूशन, कंडक्टेंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है, ऑब्वियसली बढ़ता है। डाइल्यूशन जितना करोगे कंडक्टेंस उतना बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है। पहला समझ में आ गया, दोनों बोथ केसेस स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा हम करें कप्पा का रोल, तो कप्पा होता है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, है ना। यानी कप्पा क्या होता है भाई, डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन जितना बढ़ता है कंडक्टेंस उतना कम होता है, क्योंकि एक वॉल्यूम का आयंस
गायब हो जाता है, कम हो जाता है। आयंस कम हो जाता है तो मूवमेंट ऑफ आयंस कम होगा, यानी कंडक्टेंस कम होगा, यानी मोलार कंडक्टिविटी कम होगा, यानी कप्पा का वैल्यू कम मिलता है। सीधा सीधा डायल्यूशन बढ़ाते हो तो कप्पा डिक्रीज करता है, ठीक है। तीसरा हम देखें मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होता है स्ट्रॉन्ग में, जितना कम होता है आपका मोलार कंडक्टिविटी बढ़ता है, और डायल्यूशन तो बढ़ेगा। मोलार कंडक्टिविटी बढ़ता है बट स्मॉल एक्सटेंट पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आगे से ही आयोनाइज हो चुके हैं कंप्लीटली, तो पानी डालोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उतना। चलिए, और वहाँ पर मैं बताया कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, इनफाइनाइट डायल्यूशन में बता चुका हूँ, ये सब बताया, ठीक है। तो वो जो आपका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला दिया कौन 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 डी बाय हुकेल ओनसेगर ने, लैम्बडा एम सी इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट इनफाइनाइट डायल्यूशन वाला सिंबल माइनस ए रूट सी। ए होता है आपका माइनस ए, आपका होता है स्लोप, जो कि डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, या तो फिर टेम्परेचर कितना रखते हो सब देखता है, वो उसका डिपेंड करता है। इतना कहानी क्या है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में बताया कि वहाँ पर हम लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब कोलोरस लॉ वो बता देगा, ठीक है। कैसे निकालोगे बता देगा, वो लॉ एक तो दिया है, वो डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये सब बोला आपको, ये सब हम कहानी समझ के अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया पूरा कहानी, समराइज हो गया, दिमाग में फिट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन हम देते हैं। सबसे पहला जो बहुत ही आसान सवाल, द इक्विवेलेंट, ध्यान से, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टेंस दोनों ही सेम कहानी होगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl है, ऑफ NaCl है भाई, NaCl एट कॉन्सेंट्रेशन C, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, एंड एट इनफाइनाइट डायल्यूशन एंड, ध्यान सुनना, एंड लैम्बडा C एंड लैम्बडा इनफाइनाइट। वही आप लैम्बडा ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। the correct relationship between lambda C and lambda infinite is given as, आप गिवन दे दिया, पहला वाला ऑप्शन दे दिया भाई, लैम्बडा C इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी प्लस B, ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया है लैम्बडा C इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनाइट माइनस BC, दे दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है लैम्बडा C, C ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है, देखना, लैम्बडा C प्लस BC। और डी ऑप्शन दिया है लैम्बडा C इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी माइनस B रूट C। हो, क्या समझ में आया भाई? सोचो, ये आपका IIT JEE दोनों में ही आया था, 2014 में आया था। IIT JEE मेंस में आया था, 2014 में आया हुआ सवाल है। बहुत ही आसान है ना भाई, अभी तो हम पढ़े ना इक्वेशन। बताओ कौन सा इक्वेशन होगा, बोलो। ध्यान से देखना ये सब कहानी ज़्यादा दिख रहा है बट आंसर छोटा होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया है, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहाँ पर ई नहीं दिया है, सी दिया है, ठीक है। सी दिया मतलब कोई भी पॉइंट पे ऊपर सी हम लिखे थे, हमारा डी वाई क्या था भाई, लैम्बडा ऐसा था, यहाँ पर मोलार था, या तो फिर इक्विवेलेंट कुछ भी हो सकता है। इक्वल टू क्या था, इक्वेशन क्या था भाई, इक्वेशन क्या था, लैम्बडा एम नॉट माइनस ए रूट ओवर ऑफ सी था। बट यहाँ पर जो ए कांस्टेंट दिया है वो आपका बी है, यहाँ पर बी दिया है,
ठीक है, सी तो कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, और लैम्बडा एम यहाँ पर मोलार नहीं बोला है, इक्विवेलेंट बोला है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर इन्फिनिटी दे दिया, हम नॉट दिए थे, वही कहानी है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये करेक्ट होगा, वही दिख रहा है ना भाई, सेम टू सेम सी दिख रहा है ना। तो लैम्बडा सी और लैम्बडा इन्फिनिटी के बीच में रिलेशन ये होगा। समझ में आया? अरे भाई सिंपल, आपका इक्वेशन अभी बताया तो आपको मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। ये आपका JIT JEE मेंस में 2014 में आया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फटाफट फटाफट, और पढ़ना है थोड़ा स्लो, लेक्चर बड़ा होगा भाई। पानी रख लो अपने पास और मेरे जैसा थोड़ा थोड़ा पियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, नीट का ले रहे हैं 2014 का। इंक्रीज ऑफ इक्विवेलेंट conductance of strong electrolyte with, देखो डाइल्यूशन दे दिया भाई, with डाइल्यूशन is mainly due to, ठीक है, ड्यू टू, पहला ऑप्शन दिया है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, बी होगा, बोला है इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, समझो। सी दिया है कि 100% आयोनाइजेशन, क्वेश्चन को समझो, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट नॉर्मल डाइल्यूशन। आप समझो। डी, इंक्रीज इन बोथ ए एंड बी। कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा? ये शायद आपका नीट में आया था, 2014 का सवाल है, और भी बाकी सब एंट्रांस में आया होगा भाई, ठीक है। मैं इसे बना हूँ, वैसे तो सभी एंट्रांस में सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या बोला है, इंक्रीज ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर मोलर कहानी वही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन आप जब करते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, है ना, स्ट्रॉन्ग, आप जब डाइल्यूशन करते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है भाई, मैं बताया। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ इंक्रीज आयंस बढ़ेगा डाइल्यूशन में, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस होगा, और इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी भी होगा, आयंस उतना तेजी से भागेंगे। और 100% आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये तो नहीं होगा, छोड़ो। इंक्रीज इन बोथ ए एंड बी होगा, ये दोनों में से कोई, मतलब ये दोनों ही हो सकता है, ठीक है ना। यानी आप क्या कहोगे भाई, लास्ट नंबर, है ना, लास्ट नंबर होगा। दिख रहा है कौन सा होगा, बताओ क्या लग रहा है आपको? अब कहानी देखो, सबको लग रहा है ये होगा, है ना, मुझे भी लग रहा है, बट ऐसा नहीं होगा, ये होगा भाई, बी होगा। क्यों होगा, अब देखो। अब हम तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आगे से 100% आयोनाइज हो ही गया है भाई, तो इंक्रीज ऑफ नंबर आयंस का कुछ मतलब नहीं बनता है, बस आयोनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगा, आप ये कह सकते हो। आगे से आप
डाइल्यूशन तक किया हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आगे से इलेक्ट्रोलाइट में उसका जो प्रॉपर्टी होता है भाई 100% आयोनाइज हो ही जाता है सॉल्यूशन में, तो आगे से आयोनाइज हो गया है, पर 100% हो गया है। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर होगा? इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गया कि इंक्रीज ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू, क्या होता है? मेनली बोल दिया तो इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। ठीक है, मतलब आपका आयोनिक आयंस आपका मोबिलिटी यानी मूवमेंट से आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। अब ये क्यों नहीं होगा? मैं बताया कि ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि आगे से ही 100% आयोनाइजेबल है। ठीक है, चलिए अब इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। अरे भाई ये समझना, इक्विवेलेंट हम कंडक्टेंस लिए, मतलब हम वहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट का हम यहाँ पर फिक्स्ड कर लिए हैं, और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आगे से आयोनाइज हो चुका है, तो आप ये यहाँ पर ये नहीं कह सकते इंक्रीज इन आयन नंबर ऑफ आयंस, आगे से आयोनाइज हो गया है, तो आप ये आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा बोल सकते हो। डाइल्यूशन करोगे तो आयन सबका यहाँ पर यहाँ पर जितना भी आयंस होगा आयन सबका मूवमेंट तेजी हो जाएगा, मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका तो मेन होगा ये। ठीक है, मेनली ड्यू टू फॉर दिस रीजन। ठीक है, चलिए कहानी समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल लेते हैं और एक छोटा सवाल लेंगे। ठीक है, चलिए और एक छोटा सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ ionic mobility, the sequence of ionic mobility in aqueous solution is, देखो भाई सीक्वेंस दे दिया, फर्स्ट सीक्वेंस दे दिया, पोटासियम प्लस ग्रेटर देन सोडियम प्लस ग्रेटर देन रुबिडियम प्लस ग्रेटर देन कैल्शियम प्लस। अब ये थोड़ा दिक्कत करेगा भाई, चलो बहुत ही आसान है। कैल्शियम ग्रेटर देन रुबिडियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन पोटासियम ग्रेटर देन सोडियम। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है आपको, रुबिडियम ग्रेटर देन पोटासियम ग्रेटर देन कैल्शियम ग्रेटर देन सोडियम। डी नंबर ऑप्शन दिया है आपको, सोडियम ग्रेटर देन पोटासियम ग्रेटर देन रुबिडियम ग्रेटर देन कैल्शियम। अब यहां पर थोड़ा समझना भाई, ध्यान सुनना। अब सीक्वेंस ऑफ आयोनिक मोबिलिटी, यानी आयोनिक मोबिलिटी मतलब किसका, मतलब आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा है, बस सीक्वेंस यहां पर आपको सीक्वेंस दिखाना। आयोनिक मोबिलिटी मतलब आयन सबका मूवमेंट, यानी कितना तेजी से मूव कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस में से कौन सा सीक्वेंस सही होगा वो आपको दिखाना है एक्वा सॉल्यूशन में। अगर ये सब आपका ये सब है ना आयन सब, अगर ये सब को पानी में डाल देते हो तो आयोनिक मोबिलिटी किसका, इसमें से किसका होगा, सीक्वेंस के अनुसार आपको दिखाना है। अब मुझे बताओ, अगर हम नॉर्मल केसेस में देखें तो ये सीक्वेंस में से कौन सा सीक्वेंस सही लग रहा है आपको? साइज का अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं साइज का बात करूं, साइजेस ऑफ आयन सब का मैं बात करूं, ऑन हाइड्रेट में, मतलब हाइड्रेट नहीं हुआ है, मतलब एक्वास नहीं हुआ, हम पानी नहीं डाल रहे हैं, ऑन एक्वास में, ऑन एक्वा सॉल्यूशन में किसका होगा भाई? सोडियम का साइज छोटा होगा सबसे, पोटासियम, सोडियम पोटासियम रुबिडियम ऐसे आता है ना भाई, एटॉमिक नंबर पता है ना, यानी आपका सोडियम का जो साइज होगा भाई वो छोटा होगा, सोडियम का साइज छोटा पहले आता है सोडियम, सोडियम फिर आएगा पोटासियम, फिर आएगा रुबिडियम, फिर आएगा कैल्शियम, यानी कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा होगा। ऑन हाइड्रेटेड कंडीशन में मैं बोला, ऑन हाइड्रेटेड, ऑन एक्वास और ऑन हाइड्रेटेड, ऑन हाइड्रेटेड कंडीशन में मतलब हम पानी नहीं डालें, ऑन हाइड्रेटेड है, ठीक है, मतलब पूरा प्योर है ये। तो सोडियम पोटासियम फिर रुबिडियम कैल्शियम आएगा। हम जानते हैं कि ऑन हाइड्रेटेड है, यानी यहां पर देखो तो साइज सबसे छोटा किसका है भाई? सबसे छोटा किसका है?
सोडियम का है। और साइज जितना छोटा होता है उसका आयोनिक मोबिलिटी उतना ज्यादा होता है। कहाँ होगा, उतना कम होता है ना। साइज छोटा मतलब अगर आप पानी डाल देते हो तो Na जो है पानी का OH माइनस के साथ मस्त चिपक जाएगा, NaOH बन जाएगा, यानी आयोनिक मोबिलिटी कम हो जाएगा। यानी स्मॉल है मतलब आयोनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा भाई, आयोनिक मोबिलिटी क्या होगा, आयोनिक मोबिलिटी कम होगा। और आयोनिक मोबिलिटी कम होगा देन आयोनिक मोबिलिटी कम, कंडक्टेंस कम होगा। लेकिन हम कंडक्टेंस वगैरह यहाँ पर नहीं पूछा, आयोनिक मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा बोला है, तो किसका ज्यादा होगा भाई, इसका तो आयोनिक मोबिलिटी कम होगा ना भाई ऑब्वियसली। यानी सीधा सीधा समझ में ये आ रहा है कि आपका जितना स्मॉल साइज होगा आयन का, स्मॉल साइज होगा उसका क्या होगा भाई, आयोनिक मोबिलिटी कम होगा, आयोनिक मोबिलिटी कम होगा। अब क्यों कम होगा भाई, जब आप पानी डाल दोगे तो पानी का मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाएगा, वो छोटा होता है और पानी का मॉलिक्यूल OH माइनस बड़ा होता है, बड़ा छोटा में बीच में बॉन्डिंग मस्त बनता है, ठीक है। तो यानी आयोनिक मोबिलिटी नहीं होगा, यानी आपको इसका उल्टा होगा भाई। सो हमारा रिजल्ट इसका उल्टा होगा, जितना बड़ा साइज उतना वो क्या होगा, उसका आयोनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगा ना सॉल्यूशन में, आयोनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगा क्योंकि OH माइनस आओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी साइज बड़ा है तो रिपेल हो जाएगा, यानी आयोनिक मोबिलिटी बढ़ेगा, यानी कैल्शियम इसका उल्टा हो जाएगा भाई। पहले आएगा आपका क्या, CS आएगा बड़ा होगा, फिर रुबिडियम आएगा, फिर पोटासियम आएगा, फिर सोडियम आएगा। तो दिस वन इज करेक्ट। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये है, ये होगा सही। चलो बी नंबर मारो, ठीक है। चलिए भाई इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। अब नाउ हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और जिसका आपको बहुत इंतजार था, कोलरॉस लॉ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। चलिए अब लिखें कोलरॉस लॉ, फिर कोलरॉस लॉ में बहुत सारा सवाल बनेगा। कोलरॉस RAUSH कोलरॉस लॉ, ठीक है। चलो ये दोनों में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के साथ साथ आपका कॉम्पिटिटिव। रुक जाओ भाई, टायर लग गया, पानी थोड़ा पी लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। बस हो गया, रुको देखता हूं, ठीक है दिख रहा है। चलिए 1 घंटा हो गया है, चलिए देखते हैं। अब कोलरॉस ने बताया कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये जबरदस्त काम करता है, ठीक है। वैसे तो दोनों में काम करेगा लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में जबरदस्त होता है, ये यूजफुल बोल सकते हो। तो ये क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर आपके पास टिडिंग एक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या बोला कि लिमिटिंग मोलार कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, ध्यान सुनना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, अब मोलार हो सकता है, इक्विवेलेंट हो सकता है, दोनों में सेम होगा। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो वो बराबर होगा उसका क्या, उसका क्या, अब मैं यहां पर स्मॉल लैम्बडा यूज करूंगा, ठीक है। आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन, ध्यान सुनना, कैटायन प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन, ये बोल देता है कोलरॉस ने, ठीक है। क्या बोलता है, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, कैटायन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एनायन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलार कंडक्टिविटी का सम के साथ बराबर होता है। तो यहां से आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। एनायन कैटायन का कर लो, फिर एनायन का दोनों को ऐड कर दो, और ज्यादातर गिवन होता है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। ये ज्यादातर यूजफुल है, मैं बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वैसे दोनों में काम आ जाता है ये, ठीक है ना। चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखो, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो,
यहाँ पर आप सॉल्यूशन में होगा ना कैटायन फेटायन जो भी होगा। चलिए अब डेफिनेशन बहुत सारा लिख सकते हो आप, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, द लिमिटिंग और ये लिख सकते हो द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द cation एंड द एनायन ऑफ द सॉल्यूशन, आप कह सकते हो, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब बोर्ड वाले तो ये रट के जाएंगे ना। चलो वैसे तो इसको हम यूज करेंगे भाई, हाँ इसको यूज करेंगे, बोर्ड में भी पूछता है इसका न्यूमेरिकल्स, और आपका जो IIT नीट जो भी है एग्जाम में सब पूछता है। समझ में आ गया? ध्यान सुनना, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द, क्या बोला, इज द सम ऑफ द कैटायन एंड द एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा फील कर लो। चलो मान लो मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहा हूँ, मोलर कंडक्टिविटी किसका निकालूं, मान लो NaCl का निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अब इसको क्या पढ़ना है भाई, इसको क्या पढ़ते हैं मालूम है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कर सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक्चुअली इसको हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये अच्छा लगता है, ठीक है ना, और ई होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका, NaCl का। तो क्या लिखूंगा इसके अकॉर्डिंग भाई, मैं लिखूंगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, है ना, ये सोडियम Na+ देगा, फिर क्या होगा भाई प्लस, फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप यहाँ पर नॉट जगह पर इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, अब Cl- लिखूंगा, ठीक है, इस प्रकार लिखूंगा। और भी बहुत कुछ हो सकता है, मान लो मैं ऐसे लिखा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ला, इन्फिनिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर मैं लिया एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है, तो क्या लिखोगा भाई, टेडिंग H+ नॉट देना, या तो फिर आप इन्फाइनाइट दे सकते हो, फिर यहाँ पर H+ पहले आएगा कैटायन, जो भी लिख सकते हो बाद में, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी CH3COO-, ठीक है, कैटायन प्लस एनायन। समझ में आ गया? चलिए फिल हो गया। चलिए इतना लिखें, तो फिर अब यहाँ पर थोड़ा कहानी थोड़ा चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पर NaCl है तो आप लिख लिए मस्त, अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो गया, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया, तो क्या करना है, कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल है। चलिए हो गया, चलो मिटा दिया, मिटाया, चलिए लिख लिया ना पूरा। चलिए अब थोड़ा लिखने का तरीका मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास, देखो, इफ वी हैव, हमारे पास है, वी हैव N+ एंड N- कैटायन है, N+ कैटायंस एंड N- एनायंस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में। देन हम क्या लिख सकते हैं भाई, ध्यान सुनना लिखने का तरीका, कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और नॉट लिख सकते हो जो भी इलेक्ट्रोलाइट का, क्या लिख सकते हो भाई, इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैटायंस है, 2 ठो है, हो सकता है 3 ठो हो सकता है ना, और n एनायंस है, तो क्या लिखने का तरीका क्या होता है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या होगा, कैटायंस कितना ठो भाई, n+ कैटायंस है, तो यहाँ पर क्या करोगे, n+ मल्टीप्लाई करोगे। अब मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है, यहाँ पर कैटायन होगा प्लस मोलर कंडक्टिविटी N-, ये होगा ऐसे एनायन होगा, ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है।
जैसे मैं अब एग्जांपल दूंगा समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल दूंगा, कौन सा एग्जांपल दूंगा भाई Al2SO4 का दे देता हूं ना, Al2SO4। चलो मैं देता हूं टेडिंग Al2SO4 दे दूंगा, चलिए SO4 होल 3, ठीक है। अब इसका करो, अब Al2 क्या होगा भाई, यहाँ पर देखो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 2 मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ये लिखोगे टेडिंग और आपका हो जाएगा Al, नंबर ऑफ कैटायन का मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे, m लिख सकते हो, ठीक है, m। Al क्या हो जाएगा भाई, ये 2 प्लस ना 3 प्लस हो जाएगा, 3 प्लस आयन का उसका प्लस हो जाएगा, है ना, 3 प्लस हो जाएगा। मोलार में उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना, लेकिन इक्विवेलेंट में उसका आयन देखना, है ना, मैं बताऊंगा अभी, इक्विवेलेंट का भी बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो SO4 3 है तो 3 लाएंगे और यहाँ पर टेडिंग और यहाँ पर SO4 2 माइनस। समझ में आ गया पूरा कहानी, पूरा समझ में आ गया। तो इस प्रकार लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट का बात करूं, ध्यान सुना, अगर इक्विवेलेंट का निकाल रहे हो तो क्या होगा भाई, आप ध्यान सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर Al क्या है भाई, 3 प्लस है तो यहाँ पर 2 को मत लिखना, जो भी आयन होगा उसको डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई करना, 3 हो जाएगा और ये टेडिंग हो जाएगा, Al हो जाएगा, Al 3 प्लस, जो भी होगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे, प्लस यहाँ पर 3 नहीं देंगे, जो भी है SO4 2 माइनस है तो 1/2 कर देंगे, आयन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, माइनस मत देना, SO4 2 माइनस। समझ में आ गया पर कहानी। अगर इक्विवेलेंट है तो डिवाइड कर देंगे, अगर मोलार है तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है तो 2 मल्टीप्लाई किया, SO4 3 है तो 3 मल्टीप्लाई किया। कहानी समझ में आ गया पर कहानी, ठीक है। ये तो आपका ये जो n है ना, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तब करना, ठीक है। अब इक्विवेलेंट में डिवाइड कर देना, 1/, कर देना, ठीक है। मैं लिख देता हूं, हो गया, यहाँ नीचे लिख देता हूं, नोट करो। अगर इक्विवेलेंट होगा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का तो क्या करना है, 1/n प्लस कर देना है और टेडिंग हो जाएगा, टेडिंग, ठीक है, कैटायन करना प्लस 1/n माइनस, ये हो जाएगा nn, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूला आप कह सकते हो, नोट करो भाई, दिमाग में फिट कर लो। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, चलिए हो गया। अब यहाँ से सवाल बढ़िया मस्त वाला बनता है भाई। चलिए अब करते हैं, पहले तो बोर्ड वाला एक तो कर लेते हैं, लिख लें इतना। हो गया, दिख रहा है, नोट कर लें। चलिए अब सवाल एक ठो देता हूं मैं। अब कैसे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलार कंडक्टिविटी निकालोगे, अब देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे दिया, कैलकुलेट बोला है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, ठीक है। आपको गिवन दे दिया है, क्या दिया है भाई, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl दे दिया। वैसे 3 ठो 4 ठो दे सकता है ना, उसमें से आपको एक बोलेगा 4 to 6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये भाई मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है, पता है ना। चलिए नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl का दे दिया, डाटा दे दिया। अब इस प्रकार का डाटा देगा तो कैसे करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। सोडियम एसीटेट का दे दिया 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। कर पाओगे
ये CBSE 2010 में आया था, और भी एंट्रेंस में आया होगा 2010 में। चलो, आपको क्या बोला है, मोलार कंडक्टिव इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका निकालना है, एसिटिक एसिड का। बट आपको यहाँ पर एसिटिक एसिड नहीं दिख रहा है, आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, देखो जितना भी आपका ये जो इलेक्ट्रोलाइट दिया है पहले इसको तोड़ो बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोस लॉ। अब इसका अगर हम तोड़ेंगे, इसका हम HCl का अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा भाई बताओ, कि पहले हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे M मत दो, ठीक है, M मत देना, डायरेक्ट H प्लस मिलेगा, प्लस क्लोरोस लॉ के अकॉर्डिंग फिर Cl माइनस हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसका जो दिया है मोलार कंडक्टिविटी कितना दिया है 426, अब यूनिट सही है मत लिखो। चलिए नेक्स्ट आपका इसको भी तोड़ो NaCl को, ठीक है। अब NaCl को तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na प्लस मिलेगा, प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, कितना दिया है 126, ठीक है। फिर इसको तोड़ो CH3COONa, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो Na प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर CH3CO माइनस, इसका दिया है भाई आपको कितना 91, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिक लगाना, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ से बनाना है CH3COOH, इसका हमको चाहिए क्या इक्विवेलेंट, सॉरी आपका ये चाहिए मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, ठीक है। अब इसको ना प्लस कर दो, सबको ऐड करो और सोच के इसको ऐड करना कि हमको फाइनली क्या चाहिए, ये चाहिए, लास्ट में हमको यही चाहिए, CH3COOH होना चाहिए। अब इसको माइनस प्लस करो, जो भी कर सकते हो, तीनों इक्वेशन टाइप का बन गया, माइनस प्लस जो भी करो, लेकिन CH3COOH बनना चाहिए। अब देखना, इसको मत देखो, ये सबको मत देखो, इसको देखो, ये इक्वेशन टाइप का दिख रहा है ना, ये आपका इक्वेशन टाइप का दिख रहा है। अब देखो, अगर हम कैसे भी करके CH3CO माइनस तो मिल गया, अब इसको क्या चाहिए, एक H चाहिए, H हो जाएगा तो CH3COH प्लस मिल जाएगा। यहाँ पर कहाँ पर H दिख रहा है भाई, यहाँ पर दिख रहा है, यानी ये दोनों को हमको ऐड करना है और बाकी सबको काटना है भाई, यहाँ पर इसको काटना है। तो देखो कैसे काटेंगे, अब ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 3 मान लो। अगर मैं ये 2 नंबर इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ध्यान सुनना, माइनस तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा तो Cl माइनस Cl प्लस Cl कट जाएगा, प्लस माइनस सोडियम और प्लस सोडियम कट जाएगा। यानी यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन 2 में मैं माइनस यदि हम कर देता हूँ, नेगेटिव कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो भाई देखो ये भी पूरा माइनस हो जाएगा, अब ये भी माइनस हो जाएगा, अब ये भी आपका माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, दिख रहा है। यानी भाई टेडिंग कट गया, टेडिंग कट गया। अब देखो भाई H प्लस ये मिल गया, यानी आपका मिल गया फाइनली क्या, और ये प्लस ये को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये प्लस ये को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा, CH3COO माइनस H प्लस क्लोरोस लॉ के अकॉर्डिंग CH3COOH हो जाएगा। अब ये सबको ऐड कर दो, 426 माइनस 126 प्लस 91, अब सबको अगर इसको काटोगे तो आपको मिलेगा 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपको करना है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, समझ में आ गया। 2010 का आया हुआ सवाल है, बहुत ईजी है, बस आपको देखना है कि क्या काटने से क्या हमको मिल रहा है, हमको हमारा टारगेट क्या है, हमारा एसिटिक एसिड का बनाना था, एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल गया। चलिए और एक सवाल देखते हैं, चलिए बहुत सारा सवाल करेंगे, बहुत सारा। चलिए ठीक है,
ये टाइप का मैं और एक देता हूँ, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे दिया है मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन HCl का दे दिया है 425 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन NaCl का दे दिया है 188, और ये सेम दे दिया है इन्फाइनाइट डाइल्यूशन अभी जो बताया उसके जैसा है पूरा 96 दे दिया सेम यूनिट। आपको पूछा है एसिटिक एसिड का, ठीक है। करो, ट्राई करो भाई, खुद से ट्राई करो। ट्राई करो, हो गया। आंसर कितना आया भाई? जितना भी आया, ठीक है, आया। चलो हम करके देखते हैं। इसको तोड़ो पहले, HCl का तोड़ो, इसको हम तोड़ेंगे, HCl है तो क्या होगा, H प्लस मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा भाई, Cl माइनस मिलेगा। कितना दिया है 425। फिर इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे ना, इसको तोड़ेंगे, Na प्लस प्लस माइनस कितना है 188। चलिए नेक्स्ट इसको करेंगे, H प्लस चलो काट दो इसको, क्या क्या काट रहा है देखो, पहले ऐड कर दो, ठीक है। पहले देखो काटना है हमको, CH3COOH चाहिए। यहाँ पर S दिख रहा है, यहाँ पर CH3COOH, दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो बाकी सबको काटना है। तो जैसा किया वैसे इक्वेशन 2 में नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये कट गया, कहाँ गया भाई, ये Na होगा ना, Na ये कट गया, ये कट गया, बच गया ये दोनों। तो इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, CH3, दोनों को ऐड करेंगे तो CH3COOH हो जाएगा, इक्वल टू 425 माइनस 188 प्लस 96, तो मिलेगा 333 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल जाते हैं। पूरा कहानी समझ में आ गया। चलिए इतना अब ये सब कर सकते हैं अप्लाई। अब ये जो कोलरॉस लॉ है, इसके मदद से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, है ना। अब मैं वही बताऊंगा और उससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स बहुत बनता है, ठीक है। ये तो कोई भी कर लेगा। चलिए अब यहां पर आप निकाल सकते हो क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये थोड़ा नोट करना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है भाई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka बोलते हैं, है ना। तो अब इसके मदद से, कोलरॉस लॉ मदद से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता दूंगा, न्यूमेरिकल बताऊंगा, आसान हो जाएगा। चलिए हो गया, हो गया। फॉर्मूला को पहले पकड़ लो इसको। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा बोलता है कि मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलार कंडक्टिविटी, है ना, मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो और m नॉट लिख सकते हो। ये फॉर्मूला आप कह सकते हो, सूत्र कह सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का, डिग्री ऑफ डी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब Ka निकालने का फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। इसको भी नोट कर लो, ये दोनों को, ठीक है।
सी आपका कॉन्सेंट्रेशन या गिवन होता है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन गिवन होता है, मैं बताऊंगा। और अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो भी मिलेगा ये रिलेशन में डाला, जो भी मिलेगा बिठा देना है, ठीक है। लिख लो इतना पहले, हो गया, हो गया, पूरा क्लियर। हो गया। चलिए सवाल लेते हैं एक इसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट का, ठीक है। चलिए फॉर्मूला हो गया, याद हो गया। चलिए हम लेंगे नीट का 2009 का सवाल ले जाते हैं, ठीक है। नीट का, हाँ नीट का ले जाते हैं, 2013 का ले जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी है एक, एट 25 डिग्री सेल्सियस मोलार कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलार aqueous solution of NH4OH is 9.54, ठीक है, 9.54 यूनिट दे दिया भाई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हैंड राइटिंग देखना भाई, स्पीड में लिख रहा हूँ, इट इज 238 वो यूनिट आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ध्यान सुना, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दिया है, वही है आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड at the same concentration and temperature is, दे दिया पहला पॉइंट, 40.8 परसेंटेज में दिया है, वही कहानी, 2.08%, तीसरा पॉइंट दे दिया आपका 4.008%, और 4 नंबर दिया है 20.8%, ठीक है। अब आपको डिग्री ऑफ आयोनेशन निकालना है कि कितना परसेंट डिग्री ऑफ आयोनेशन होगा इसमें से। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है, बस फॉर्मूला जो बताया अल्फा, अल्फा का वैल्यू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। सॉरी, अल्फा का वैल्यू नहीं होता है भाई, ये क्या होता है, डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू होता है आपका लैम्बडा MC बाई लैम्बडा M नॉट, ये होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है भाई, मोलर है, यानी मोलर कंडक्टिविटी का हम बात कर रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मत देखो। NH4 का जो आपका NH4 का कितना कॉन्सेंट्रेशन, 0.1 कॉन्सेंट्रेशन में इतना है, यानी ये वाला लैम्बडा MC वाला कितना है, 9.54 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, और एंड इट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, यानी लैम्बडा M इनफाइनाइट डाइल्यूशन में दे दिया 238
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे दिया। तो भाई आप डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फॉर्मूला डाल देना, तो ये आपका ऊपर बैठ जाएगा 9.54/238। भाई शॉर्ट क्वेश्चन मस्त ज़बरदस्त है, ये सॉल्व करते हो तो करीबन आपका आएगा 4.008%। जो भी आएगा परसेंट लगा देना, 4.008, तो ये आपका आंसर होगा। ये नीट में आया था भाई, शायद नीट में देखना, नीट 2014 में, ठीक है, 13 AIPMT होता है ना, AIPMT ऑल इंडिया क्या होता है, प्रीलिम मेडिकल क्या क्या होता है क्या मालूम, ठीक है। नीट मेडिकल एंट्रेंस में आया था, देखना इसको, ठीक है। NEET नीट 2013 में आया था। तो ये सब जितना भी मैं बताता हूँ भाई, सब ना आया हुआ सवाल है, ठीक है ना, बोर्ड में या तो फिर आपका एंट्रेंस में, सब देखना। AIPMT बोलते हैं ना, AIPMT बोलते हैं, क्या क्या बोल रहा था, AIPMT ऑल इंडिया प्रीलिम मेडिकल टेस्ट होता है सेल, है ना, मेडिकल टेस्ट कह सकते हो। नीट वही तो अभी नीट पड़ गया उसका नाम। चलिए अब कहानी इतना दूर तक समझ में आ गया। चलिए और एक सवाल देते हैं इससे रिलेटेड, बहुत सारा सवाल हो गया हमारा। चलिए और एक कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ध्यान सुनना। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। मोलार कंडक्टिविटी आपको दे दिया 0.00241 मोलारिटी, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या दिया है। के का वैल्यू दे दिया है 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। कप्पा का वैल्यू दे दिया, ध्यान सुनना। और मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COOH एसिटिक एसिड का दे दिया 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। इतना दे दिया है और आपको पूछा है, ध्यान से सुनना, आपको पूछा यहाँ पर लामड़ा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, आपको यहाँ पर पूछा है ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, तो आपको मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन में, ये आपका ये कॉन्सेंट्रेशन में है ना, कॉन्सेंट्रेशन में किसका भाई, एसिटिक एसिड का CH3COOH निकालना है ना, MC निकालना है। और ध्यान सुनना, और आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है ना, Ka निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, कितना लिखूंगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 2008 में आया हुआ CBSE का सवाल है, 2008 में CBSE बोर्ड का, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम लामड़ा MC निकाल लेते हैं, किसका भाई, एसिटिक एसिड का। मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपका है इतना, तो फॉर्मूला क्या होता है लामड़ा MC का फॉर्मूला, है ना, कप्पा इंटू 1000 भाई क्या होता है मोलारिटी। तो कप्पा आपका 7.896 है, इंटू क्या हो करोगे 10⁻⁵ है, 5 लिखा, इंटू 1000 हो गया, 1000 को मैं 10⁻³ लिख दिया। मोलारिटी है 0.00241। अब इसको पूरा सॉल्व करते हो तो फाइनल रिजल्ट आपको 32.736 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मिलेगा।
ठीक है, ये मिल गया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तब ना हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल पाएंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्बडा एम कंसंट्रेशन बाई लैम्बडा एम इनफाइनाइट। चलो लैम्बडा एम सी कितना है भाई, आया ये 32.76 बाई इनफाइनाइट डायल्यूशन का वैल्यू दे दिया है भाई, एसिटिक एसिड का देखो 390.5। अब इसको काट दो और काटोगे तो मिलेगा 8.4 इंटू 10⁻⁻² मिलेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। के ए का फॉर्मूला होता है सी इंटू अल्फा का स्क्वायर बाई सी है आपका ये 0.00241 इंटू अल्फा कितना आया भाई 8.4 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बोल दिया है, अल्फा स्क्वायर है ना, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर नहीं होता है भाई, 1 माइनस अल्फा होता है ना फॉर्मूला, देखो 1 माइनस अल्फा होता है, हाँ 1 माइनस अल्फा होता है। मैं अल्फा स्क्वायर लिख दिया हूँ क्या भाई, देखना भाई चेक करना, मैं 1 माइनस अल्फा सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा होता है, अल्फा स्क्वायर नहीं होता है, याद करना इसको। ठीक है, मैं अगर गलती से लिख दिया हूँ तो सुधार लेना इसको। 1 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू है आपका, अल्फा का वैल्यू ये है 8.4 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो मैं सॉल्व कर लिया हूँ, तो 1.86 आएगा इंटू 10⁻⁻5 आएगा। ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए, ये आया था आपका सीबीएसई 2008 का सवाल है। चलिए मैं एक और कोलरॉस लॉ रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ, उसको थोड़ा देखना। वो भी आ चुका है मेडिकल टेस्ट में, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है ना। चलिए ये बताना मेरे को क्या होगा। लिमिटिंग मोलार conductivity of NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ऑप्शन दे दिया भाई, बहुत सारा ऑप्शन दिया है। ठीक है, किसको हम किससे माइनस करेंगे तो मिलेगा, देखो लैम्बडा एम नॉट NH4Cl दे दिया, माइनस कर प्लस करोगे लैम्बडा नॉट NaCl दे दिया, माइनस दिया है लैम्बडा नॉट NaOH दे दिया। क्या ये होगा, या तो फिर NaOH NaCl NaHCl, और भी ऐसे बहुत सारा दिया है, मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर इक्विवेलेंट दे दिया है ना, मोलार बोला है, इक्विवेलेंट दे दिया, अच्छा मोलार है। हो गया, कर लिए, ट्राई करके देखो। चलो बहुत ही आसान सवाल, ये भी आपका मेडिकल एंट्रेंस में आ चुका है। – 2010 में शायद 10 या तो फिर 12 होगा। ठीक है, अब देखना क्या बोला है कि यहाँ पे इसमें से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4OH का क्या होगा इसमें से। अब देखना, हमको जैसे भी करके NH4 देखना भाई। अब अगर मैं ये इसको, वैसे तो सबको खोलने से होगा, लेकिन मैं इसको खोल रहा हूँ क्योंकि आंसर ये है, तो क्यों है वो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना। अगर इसको हम कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग मतलब वो करेंगे तो क्या आएगा बताओ, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका, ऐसे आएगा NH4
NH4 प्लस आएगा प्लस फिर क्या लिखोगे, नॉट Cl माइनस आएगा, ठीक है। फिर इसको खोलो तो ये आपको मिलेगा सोडियम प्लस मिलेगा, प्लस क्या होगा भाई, OH माइनस मिलेगा, ये मिलेगा। फिर इसको खोलोगे तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस M नॉट Na प्लस माइनस फिर लैम्बडा M नॉट Cl माइनस। अब भाई दिस वन कट जाएगा, दिस वन कट जाएगा तो NH4OH मिल जाएगा ना भाई, लैम्बडा M नॉट NH4OH मिल जाएगा ना। तो NH4OH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल गया ना। तो वही बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा हो, आप यहाँ पर देख के बता सकते हो। देखो भाई NH4Cl है, NaOH है, हमको NH4OH बनाना है, हमको इसका मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिखाना है। तो ऑब्वियसली माइनस Na माइनस Cl, तो Na और Cl कट जाएगा तो NH4OH मिल जाएगा, देख के बता सकते हो। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। तो ये आपका नीट 2012 में आ चुका है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो गाइस यहीं पे रखते हैं, लगभग आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काम हो गया। यहां तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इसके बाद आपका सेल है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, यानी बैटरी सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, वहां से भी सवाल बन जाता है। हालांकि वो आप सब थ्योरी है, लेकिन पढ़ देंगे उसको भी, ठीक है। तो फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। आइदर हम इसको स्टार्ट करेंगे, आगे लेंगे, सेल पढ़ेंगे, या तो फिर सेल थोड़ा बाद में देखेंगे और सरफेस केमिस्ट्री हम ले जाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। हम तुरंत नेक्स्ट चैप्टर या तो फिर लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।